शुरुआत सबसे पहले तेल के बढ़ते दाम की, जिसने शहर शहर चक्का जाम कर दिया। तेल की कीमत इस वक्त आसमान छू रही है। पिछले 23 दिनों में पेट्रोल जहां 5 रुपए 53 पैसे बढ़ चुका है, तो वहीं डीजल 5 रुपए 97 पैसे महंगा हो चुका है। पेट्रोल की इन्हीं बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों पर जमकर तंज कसा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हैं, तो देश में बढ़ती कीमतों पर क्यों हाहाकार है। टेढ़ी हुई तेल की चाल, पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड उछाल, शहर शहर कांग्रेस का चक्का जाम। स्क्रीन पर दिख रही हैं तस्वीरें आसमान छूती तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के गुस्से की हैं, जिसने यूपी की सियासत में तपिश पैदा कर दी है। गुरुवार के स्टॉप के बाद जैसे ही शुक्रवार को पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 पैसे चढ़ा, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन की कमान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने संभाली, लेकिन वो प्रदर्शन में शामिल होते उससे पहले ही हिरासत में ले लिए गए और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। गाजियाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और तेल की कीमतों को कम करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए तो ये प्रदर्शन और ज्यादा तेज होगा। पूरे देश में डीजल, पेट्रोल और आवश्यक पदार्थों के जो तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन उनकी महंगाई को कम करने के लिए, उनके दाम कम करने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की साफ और सीधी मांग है कि पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी को हटाया जाए। डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को लेकर आज कांग्रेस का देशव्यापी धरना प्रदर्शन जारी है। आप देखिए, पूरे देश में, प्रदेश में कांग्रेसी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वाराणसी में कई जगहों पर पेट्रोल पंप पर आकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के करीब 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये डीजल पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित केंद्र और प्रदेश का बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पुलिस द्वारा जो है जबरन धरना स्थल से उठाकर और गिरफ्तारी की जा रही है। नोएडा में सेक्टर 12 के पेट्रोल पंप को घेर लिया गया और हर रोज बढ़ रहे दाम और महंगी हो रही रोजमर्रा की चीजों को लेकर जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिला, जहां देहरादून से लेकर हल्द्वानी और पिथौरागढ़ से लेकर मसूरी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सवाल कर रही हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर उन्होंने तंज कसा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $101 प्रति बैरल थे, तब देश में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 63 रुपए 99 पैसे थे और डीजल 50 रुपए 25 पैसे का मिलता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा वक्त में करीब $70 प्रति बैरल हैं। तब पेट्रोल 95 रुपए 31 पैसे और डीजल 86 रुपए 22 पैसे का क्यों मिल रहा है? आखिर सरकार जनता को क्यों लूट रही है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आज दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत जो है उसके आधार पर अगर यहाँ रिफाइन करके उसे पेट्रोल बना के बेचा जाए तो 31 रुपए पड़ेगा।
पिछले 23 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 53 पैसे तो डीजल 5 रुपए 97 पैसे महंगा हो गया और सारा सिलसिला 2 मई के बाद से शुरू हुआ। अब सवाल इस बात का है कि क्या महंगाई की इस मार से देश की जनता को निजात नहीं मिल सकती? तो साफ और सीधा जवाब है कि नहीं मिल सकती। तो जवाब भी साफ और सीधा है, अगर तेल पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स को कम कर दिया जाए तो ये राहत मिल जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार चाहेगी, लेकिन फिलहाल सरकार की ऐसी मंशा है नहीं। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साफ साफ कह चुके हैं कि कोरोना काल में सरकार की आमदनी काफी कम हुई, हेल्थ सेक्टर में खर्च काफी बढ़ गया और ऐसे में अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का सही वक्त नहीं। मतलब तेल की टेढ़ी चाल यूं ही चलेगी, सरकार मजबूरी का हवाला देती है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इसमें जनता का क्या कसूर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उस सदियों के इंतजार की जो खत्म होने वाला है, क्योंकि 3 साल बाद त्रेता के राम कलयुग में आ गया है। वो 2024 में बनकर पूरा होने वाला है, यानी सिर्फ 3 साल का इंतजार है। लेकिन राम मंदिर कितना बन चुका है और कैसे बन रहा है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म होगा सदियों का इंतजार, 2024 में पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण। कलयुग में आएंगे त्रेता की राम, पावन होगी अयोध्या धाम। राम की नगरी अयोध्या में फिर से राम राज आने वाला है। फिर से अयोध्या की गली गली श्री राम के हरकारों से गूंजने वाली है। सरयू के घाट आरती से रोशन होने वाले हैं, क्योंकि सदियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि रामलला का मंदिर 2024 तक पूरा होने वाला है। ये बात न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए, बल्कि देश और दुनिया के हर उस शख्स के लिए गौरव की बात है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना देखा है। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नींव भराई का काम तेजी से चल रहा है। ये महाबली मशीन है दिन रात राम मंदिर निर्माण में जुटी हुई है, और ये इसी का नतीजा है कि मंदिर परिसर में 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी 6 बुनियादी लेयर अब तक डाली जा चुकी है। 400 फीट लंबा 300 फीट चौड़े क्षेत्र में लगभग, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है 6 लेयर अब तक पड़ चुकी है। 6 लेयर का अर्थ होता है 60 इंच, अर्थात कम से कम 5 फीट तक या उससे भी अधिक ऊपर आ चुके होंगे। 24 घंटे काम चल रहा है। शिफ्ट बदलती है तो मैन पावर बदल जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण 3 अलग अलग तरह के पत्थरों से होगा, जिसमें प्लिंथ का निर्माण मिर्जापुर के 4 लाख क्यूबिक पत्थरों से होगा, गर्भगृह का निर्माण राजस्थान के वंशी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से होगा, वहीं मंदिर परिसर के 5 एकड़ में परकोटा का निर्माण होगा, जिसके लिए विशेष पत्थर लाए जाएंगे। इससे मंदिर परिसर की भव्यता बढ़ेगी और जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा तो ठीक ऐसा दिखेगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया है, तब से हर किसी को एक बात का ही इंतजार है कि मंदिर कब बनेगा। लोगों की उत्सुकता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब मंदिर निर्माण के लिए दान की बात आई तो सबने अपनी तिजोरी खोल दी और छप्पर फाड़ दान दिया, और अब 2024 में मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। दशकों का इंतजार खत्म होने वाला है। अयोध्या में फिर से राम राज स्थापित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 2022 की महाजंग से पहले पंचायत के पराक्रम की। यूपी में शनिवार को पंचायत की 1,40,000 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये चुनाव 2 मई को आए नतीजों का अगला अध्याय है, लेकिन राजनीतिक दलों की इससे ज्यादा रुचि पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में है, जिसे जानकार 2022 से पहले का सेमीफाइनल बता रहे हैं, क्योंकि जो इस जंग को जीतेगा वो उतनी दावेदारी 6 महीने बाद ठोकेगा। दो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी मायने रखेगी पंचायत की सियासी दावेदारी।
2022 की सियासी जोर आजमाइश से पहले सबकी निगाहें यूपी की 1,41,700 पंचायत सीटों पर हैं, जहां शनिवार को जनता अपने वोट से फिर एक बार पार्टियों के भाग्य का फैसला लिखेगी और 14 जून को पता चलेगा कि जनता की कसौटी पर कौन पास हुआ। लेकिन 2 मई को आए नतीजों ने काफी हद तक तस्वीर पहले ही साफ कर दी है, जिसमें निर्दलियों के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की तो वो है समाजवादी पार्टी। और पंचायत चुनाव में मिली इस जीत ने हाशिए पर पड़े सपाइयों में नया जोश भर दिया है और उनका ये जोश पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी नजर आ रहा। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया और यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव के नतीजों को ही जीत का पैमाना मान लिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जनता का साथ मिला वो 2022 में भी बरकरार रहेगा, लेकिन उससे पहले पंचायत की दूसरी जंग बाकी है। कोई कठिनाई नहीं होगी। बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नाम एक प्रक्रिया तहत होता है, जिले से सब नाम आ चुके हैं। हमारे कमेटी के माध्यम से, जिले के कमेटी और कोर कमेटी के माध्यम से सभी नाम प्रस्तावित जो किए गए वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लेवल पर आ चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से और प्रदेश की कमेटी के माध्यम से ये घोषणा हो जाएगा, फिर हमारा ये शुरू हो जाएगा। वहीं भाजपा को भरोसा है कि जो कसर पंचायत की पहली जंग में रह गई वो दूसरी में पूरी हो जाएगी। लेकिन लड़ाई सिर्फ पंचायत की नहीं, असली खेल तो पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई का है। इसको लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रदेश में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं और विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी इस कोशिश में है कि इनमें से ज्यादा सीटें जीतकर 2022 से पहले जनता के बीच एक संदेश दे दिया जाए। देखिए, पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बात साफ हो गई है कि लोग सरकार के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी बहुमत से जीत करके आई है। अब भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हम बड़ी संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख जीतेंगे। तो हम केवल ये जानना चाह रहे हैं, अगर जिले में जिला पंचायत सदस्य आप 3 जीते हैं, 5 जीते हैं, 7 जीते हैं, 9 जीते हैं, तो अध्यक्ष आप कैसे बना लेंगे? इसका मतलब अध्यक्ष बनाने के लिए आप बेईमानी करेंगे। एक तरफ जहां भाजपा के अपने दावे हैं तो वहीं सपा ने 1/3 जिलों में अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। 1/3 जिलों में समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी समाजवादी पार्टी पर तमाम निशाने साध रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी लगातार बाहुबलियों को, धन पशुओं को, ऐसे लोगों को ही टिकट देती रही है और एक खास जाति के लोगों को कई जिलों में टिकट दिए जाने पर भी बीजेपी ने निशाना साधा है। मतलब सीधा है कि कौन कितने ब्लॉक प्रमुख बना पाएगा, कितने पंचायत अध्यक्ष जिता पाएगा और इसके लिए अभी से धनबल से लेकर बाहुबल तक का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए होगा, क्योंकि जहां जो बाजी मार लेगा उसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। यही वजह है कि जानकार पंचायत की इस जंग को 2022 की महाजंग का ट्रेलर बताते हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कंग। और अब बात मिशन एडमिशन की उस अग्नि परीक्षा की जिसने यूनिवर्सिटी को धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि 12वीं के जिन छात्रों को प्रमोट किया गया है उनका भविष्य क्या होगा, कैसे उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे यूनिवर्सिटी और सरकार इसका तोड़ निकाल रही है। प्रमोशन का रास्ता साफ, लेकिन एडमिशन पर बवाल। मेरिट और एग्जाम की मजेदार में फंसी यूनिवर्सिटी।
सरकार के एक फैसले से बदल जाएगी लाखों छात्रों की जिंदगी। कोरोना ने लोगों की जिंदगी पर ही असर नहीं डाला, बल्कि छात्रों के भविष्य को भी बदल डाला है। एग्जाम की जिस अग्नि परीक्षा से गुजरकर उन्हें खरा सोना बनना था, उस पर वायरस ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का रास्ता भले ही साफ हो गया, लेकिन प्रदेश की यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस के सामने नया धर्म संकट खड़ा हो गया है। कि 12वीं के छात्रों का एडमिशन किस आधार पर होगा, ये सोचकर विश्वविद्यालयों को पसीना आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर स्नातक में दाखिले की 2 प्रक्रियाओं में से किसी एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, पहली मेरिट के आधार पर, दूसरी प्रवेश परीक्षा के आधार पर। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां सामने आई, उसमें दाखिले की प्रक्रिया तय करना चुनौती बन गया। अब इसी को लेकर शासन स्तर पर भी मंथन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सभी वीसी के बीच लगातार बातचीत हो रही है और कोशिश की जा रही कि 12वीं के छात्रों का रिजल्ट ऐसे तैयार किया जाए ताकि मेरिट के आधार पर चयन करने में कोई परेशानी न हो। विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसके लिए 2 ऑप्शन उनके सामने आए थे। एक तो था कि जो परंपरागत तरीके से जिस प्रकार से वो कर रहे थे कि मेरिट के आधार पर वो एडमिशन करें, तो हमारा प्रयत्न होगा कि जो 12वीं कक्षा का जो हम रिजल्ट निकालें, जो अंकों को अंकन प्रक्रिया को हम संपादित करें या मूल्यांकन की प्रक्रिया तय करें, वो इस प्रकार की पारदर्शी हो जिसमें मेधावी छात्रों का जो मेरिट प्रतिशत है वो प्रभावित ना होने पावे। एडमिशन को लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि वीसी भी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। दाखिले की प्रक्रिया को लेकर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह ने अपने यहाँ 7 सदस्यीय समिति का गठन कर रिपोर्ट मांगी। पूरी तरह से जो है उसको ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि टेस्ट कराना और ये बहुत बड़ी चुनौती इस समय है और मुझे लगता है बहुत से विश्वविद्यालय करा नहीं पाएंगे इस समय, और अगर कराना चाहेंगे तो वो सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के साथ जो है वो न्याय हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने पूरा इस बार केवल बीटेक और एमबीए के 50% छोड़ करके सब सीधे जो है उनकी मेरिट हाई। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने बताया कि पिछले सत्र में कोरोना के चलते स्नातक के दाखिले मेरिट से किए गए थे। उस समय सभी बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा कराकर रिजल्ट जारी किया था, ऐसे में कोई समस्या नहीं आई। लेकिन इस बार स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं, इसलिए स्नातक के दाखिले प्रवेश परीक्षा से कराने का विचार बनाया गया है। पिछली बार हम लोगों ने मेरिट पे यूजी किया और मुझे लगता है कि और बेहतर बच्चे हमको मिल सकते थे और प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें, बिकॉज रिजल्ट्स जहाँ के आ रहे हैं, पहले तो हमको अंत तक इंतज़ार करना पड़ा कि सबके रिजल्ट्स निकल जाएं, उसके बाद ही हम करें। बहुत जगहों के रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं, तो वो कुछ इश्यूज़ थे। इसलिए इस साल हम लोगों ने यही सोचा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले बच्चे को, अच्छा बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूशन का सहयोगी बन सके। इसलिए अभी तक प्लान ये है, बशर्ते ये परिस्थितियां जैसी बेहतर होती जा रही हैं ऐसी ही होती जाएं। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहीं से उनकी जिंदगी का खाका तैयार होता है। यही वजह है कि सरकार और शिक्षण संस्थान हर चीज को ठोक बजाकर देख रहे हैं और छात्रों के लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन खोज रहे हैं, ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल, सभी जगह दाखिले की प्रक्रिया को लेकर मंथन शुरू हो गया है। इस साल बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को अब ये तय करना है कि वो अपने यहाँ मेरिट के आधार पर दाखिले लेंगे या फिर प्रवेश परीक्षा से। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। किसानों की उस कुर्बानी की जिसे ये देश और प्रदेश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि जिस देश में जमीन अधिग्रहण के नाम पर जंग होती रही है, वहां ग्रेटर नोएडा के 7 गांव ने अपनी जमीन हंसते हंसते दे दी। किसानों की इस कुर्बानी को देख नोएडा अथॉरिटी भी तारीफें करते नहीं थक रही। विकास के लिए अन्नदाता का त्याग, जेवर एयरपोर्ट के लिए किसानों ने छोड़ी अपनी पुश्तैनी जमीन। यहाँ एक तरफ कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के किसान देश और प्रदेश हित में अपनी पुश्तैनी जमीन कुर्बान कर रहे हैं।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक पंछी अपना घोंसला छोड़ता है तो उसे भी दर्द होता है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के 7 गांव के किसानों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए न सिर्फ अपनी जमीन दे दी बल्कि हवाई पट्टी के लिए अपना पुश्तैनी घर और गांव सब छोड़ दिया, वो भी खुशी खुशी। आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए इन 7 गांवों के किसानों ने न सिर्फ अपनी जमीन दी बल्कि जब हवाई पट्टी में उनका गांव आया तो उन्होंने पूरा गांव छोड़ने के लिए सरकार से हामी भर दी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी गांव के लोगों के इस बलिदान की तारीफ करते करते थक नहीं रहा है। निर्माण के संबंध में बहुत सारी कार्रवाई करनी होती है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करने होते हैं। रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन सबसे बड़ा काम है कि जो गांव आ रहे हैं, जो आबादी आ रही है, उनका विस्थापन किया जाए। तो जो रिहेबिलिटेशन एक साइट थी वो पूरी तरह से रीसेटलमेंट साइट पूरी तरह से डेवलप कर दी गई है और वहाँ सभी गांव वालों को करीब 3000 परिवारों का आवंटन भी कर दिया गया है। हालांकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन अपनी तरफ से हर ध्यान रख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने घर अपने परिवार को छोड़ने का दर्द इन गांव वालों को भी हो रहा है। वो बात अलग है कि ये जाहिर नहीं होने देते। इस वक्त हम उसी नगला गणेशी गांव में पहुंचे हैं जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली हवाई पट्टी बनेगी। आप देख सकते हैं कि गांव को तोड़ने का काम लगातार जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 दिनों में जो तोड़-फोड़ का काम है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव खाली करा दिया गया है और इसे दूसरी जगह जेवर में स्थापित करने के लिए काम चल रहा है। वैसे देश को जब जब मदद की जरूरत पड़ी तब तब अन्नदाता देश के लिए सबसे आगे खड़े मिले और ये बात नगला फूल खान, नगला गणेशी, नगला शरीफ, दयानतपुर, खेड़ा, किशोरपुर और रोही गांव के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दी है। ग्रेटर नोएडा से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट।